हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। यानी कि राजस्थान के क्या है कि 4 विभाग हैं, यानी कि जिसमें जिसमें क्या क्या आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र और पठार व मैदान क्षेत्र। ये क्या है, 4 भाग है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक है जो कि आपके साथ डिस्कस किया है। और इससे पहले मैंने आपके साथ राजपूतों की उत्पत्ति यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और उनके वंशज के बारे में टॉपिक डिस्कस किया था। अगर अभी तक जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ मेरे वीडियो के जस्ट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, उसके थ्रू जाके आप मेरा वो वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में बताऊंगी। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि कितने भाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि क्या है, विस्तृत है। ठीक है, फर्स्ट। फिर उसके बाद में पूर्वी मैदान के बारे में और मध्यवर्ती पर्वतीय पहाड़ी व पर्वतीय प्रदेश, और फिर फोर्थ कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आते हैं हम पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, यानी कि मरुस्थल जो कि कितने भाग पर विस्तृत है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 58% जो भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि का क्या है, भाग है 58%, जो कि जहां पर क्या है, मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, और इसी के साथ अगर देखते हैं कि राज्य में कितने मरुस्थलीय, कितना मरुस्थल का भाग है राज्य के अकॉर्डिंग, तो राज्य के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर से लेके पश्चिम तक जो कि मरुस्थलीय भाग है राज्य में, वो 61.11% जो भाग है वो मरुस्थलीय भाग है राज्य का। राज्य में मरुस्थल है इतने 61.11% भाग पे, राज्यों में मरुस्थल है। मरुस्थल बोल लो या रेगिस्तान बोल लो, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है ये कहां से कहां तक आता है। यानी कि 4 दिशाएं होती है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये जो भाग है वह उत्तर से लेकर पश्चिमी जो भाग है, जितना भी है वो पूरा किससे घिरा हुआ है, मरुस्थल प्रदेश से घिरा हुआ है। जिसमें सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, इसमें 2 चीजें आती है दोस्तों, एक होता है शुष्क क्षेत्र और एक होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में कौन कौन सा, मतलब शुष्क यानी कि बहुत ज्यादा ही, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और शुष्क होता है उसमें कौन से कितने राज्य आते हैं। और अर्ध शुष्क जहां पर थोड़ी बहुत कम कमी होती है, मतलब पानी होता है, थोड़ी नमी भी होती है, उसे कहते हैं अर्ध शुष्क भाग। ठीक है, ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल वह मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा शुष्कता में वृद्धि है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पे वो क्या है, फैला हुआ है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें या राज्यों के अकॉर्डिंग देखें तो 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा, यानी कि उत्तर से पश्चिमी जो भाग है वो पूरा किससे घिरा हुआ है, रेगिस्तान से घिरा हुआ है राजस्थान का। कौन कौन से जिले आते हैं, तो कौन कौन से जिले आएंगे, जैसे बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, झुंझुनू। ये जितने भी जिले हैं ना, ये सारे किससे घिरे हुए, रेगिस्तानी क्षेत्र से घिरे हुए। ठीक है, याद रहेगा। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि यहाँ पर इसी क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा शुष्क इलाका है यहाँ पर। और रेगिस्तान क्षेत्र क्यों है इतना ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है वो एक ही है कि यहाँ पर जो कृषि होती है ना वो अच्छी तरीके से नहीं होती, मतलब एक के बाद एक जल्दी जल्दी जो बुआई वगैरह नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है, शुष्क पड़ जाता है, नमी नहीं रहती है मृदा में। और सबसे ज्यादा क्या होता है, पशुचारण की वजह से रेगिस्तान का क्षेत्र जो है वो अधिक, उसमें वृद्धि है, यानी कि ज्यादा फैला हुआ है। मतलब मैदानी क्षेत्र कम है जहाँ पर खेती वगैरह हो सके, और रेगिस्तान जो प्रदेश है वो सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है, जब भी सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है राजस्थान की जिलों तथा राज्यों में।
आपको मैं जिले बता चुकी हूँ। सिर्फ एक ही ऐसा क्या है जिला है, सिरोही है, जो कि क्या है रेगिस्तान के क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी जो 12 जो हैं जिले हैं वो सब किस में आते हैं, रेगिस्तानी जो मरुस्थल प्रदेश में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम आते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि कौन सा युग कहते हैं उसको, पमोकार्बोनिक फेरस जो युग था ना उस समय का, तैटिक सागर जहाँ पर है, यानी कि थार के मरुस्थल का भाग बताया। यानी कि थार का मरुस्थल इतना बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से और विश्व की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है। और इसी के साथ ये है कि यहाँ पर मतलब थार, ये जो तैटिक सागर है इसके नीचे यानी कि थार के मरुस्थल के नीचे क्या है, जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल और जो कहते हैं ना कार्बनिक ईंधन वगैरह, लेटराइट वगैरह, ये क्या है अंदर दबे हुए हैं इसके। ठीक है, ऐसे खनिज पदार्थ क्या है ऐसा बताया जाता है जो कि दबे हुए हैं अंदर अवशेष। इसी के साथ में क्या है कि थार का मरुस्थल, यहाँ पर क्या पानी की बहुत ज्यादा कमी है ना, और कैक्टस के पौधे, कांटे वाले पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आपको जिले तथा राज्य है, शुष्क है अर्ध शुष्क, दोनों बता देती हूँ। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पूछेगा और कितने राज्यों में, मतलब कितने रेगिस्तान परसेंट है, कितने परसेंट पे है, तो वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 61.11% राज्यों में मरुस्थली क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी भाग है 61% क्या है, मरुस्थल है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो वो बता देना। और अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर ये पूछ लेता है कि जिले कौन कौन से है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क। ठीक है, तो वो मैं लिख देती हूँ। शुष्क जिले बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, और जो बचे हुए हैं यानी कि सिरोही, पाली, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, अलवर, राज्य तथा जिले इसमें दोनों भी है कुछ, अलवर, ठीक है, और आमेर नहीं, अजमेर, ये सभी क्या है अर्ध शुष्क जहाँ पर नमी है। ये वो वाले प्रदेश जिले हैं जिसमें नमी नहीं है, रेगिस्तान क्षेत्र है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो यही दो चीजें पूछेगा। शुष्क मैंने लिख दिया, अर्ध शुष्क मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको क्या बता दिया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो थार का मरुस्थल, अगर पूछे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो थार का मरुस्थल है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अब आते हैं पूर्वी मैदानों पर। राजस्थान का मैंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कहाँ कहाँ है और किधर पड़ता है। अब आते हैं हम पूर्वी मैदान की तरफ। पूर्वी मैदान की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम पूर्वी मैदान, यानी कि राजस्थान में पूर्वी जो मैदान यानी कि थोड़ा उपजाऊ इलाका, वो किस क्षेत्र में है, तो किस क्षेत्र में। सबसे पहली बात तो है पूर्वी मैदान जो कि राजस्थान में, इसका कितना भाग है, यानी कि 23.3% जो भाग पर राजस्थान के पूर्वी मैदान आते हैं। तो जैसे कि 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो ये उत्तर से पूर्व व पूर्व तथा पूर्व से दक्षिण की ओर, ये कुछ जो क्षेत्र है ना उसमें क्या है पूर्वी मैदान के भाग आता है। पूर्वी मैदान यानी कि जहां पर हरियाली वगैरह पाई जाती है ना। उत्तर से पूर्व तथा पूर्व से दक्षिणी जो भाग होता है वो पूरा कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी मैदान जहां पर खेती वगैरह होती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मृदा है वो कौन सी पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर दोमट व जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। किसके लिए, खेती के लिए। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती का जो भूभाग है यानी कि पूर्वी मैदान पे सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 23.3% भाग जो कि पूर्वी मैदान से घिरा हुआ है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व व पूर्व तथा पूर्व से दक्षिण की ओर, जहाँ पर दोमट मृदा व जलोढ़ मृदा दोनों पाई जाती है, जहाँ पर गेहूं, कपास, तिलहन, चावल और किसकी है, गन्ने की, इन सब की क्या होती है, खेती होती है। इतना याद रहेगा। यानी कि 40% जो जनसंख्या है वो पूर्वी मैदान की ओर क्या करती है, निवास करती है।
कहाँ पर करती है? पूर्वी, उत्तर पूर्व व पूर्व से दक्षिण की ओर। अब यहाँ पर कौन से राज्य तथा जिले हैं जहाँ पर ये जो क्षेत्र आता है यानी कि पूर्वी मैदान आता है ना? तो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली हो गया, है ना, जयपुर। ये जो भाग है ना, इसमें क्या होती है कि यहाँ पर पूर्वी मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, प्रवाहित कौन सी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों बनारस नदी है जो कि प्रवाहित होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वर्षा का कितना, मतलब कितने सेंटीमीटर पे वर्षा पाई जाती है, तो 60 सेमी से लेके 100 सेमी तक वर्षा होती है। ऐसा सीमांकन किया गया है, यानी कि जांचा गया है, आंकते हैं ना, जैसे आंका गया है, इतनी वर्षा होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूं, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वहां पर क्या होता है कि ये बांगड़ प्रदेश होता है, ठीक है। तो बांगड़ प्रदेश होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ज्यादा खेती वगैरह नहीं होती, उपजाऊ प्रदेश नहीं होता, मतलब जो क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है, तो यहाँ पर 50 से लेके 25% वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा होती है। बांगड़ प्रदेश है, पहले जो नदी थी वो प्रवाहित होती थी, अभी इतना वर्तमान में नहीं होती है, ठीक है, इतना ही है यहाँ का। पर इधर क्या है कि जो बनारस नदी है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि पूर्वी मैदान का जो भाग भी अगर कम है, पर यहाँ का जो क्षेत्रफल है ना, वो अगर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र और जो पॉपुलेशन है और जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ की ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई होगी राजस्थान की, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी की होगी, जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ही क्या होगा, सब कुछ संसाधन वगैरह क्या होंगे, अच्छे उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, इन जिलों तथा राज्यों में, पश्चिमी जो मरुस्थल भाग में नहीं है, पर पूर्वी मैदान जहाँ पर से संसाधन ज़्यादा एकत्रित होंगे वहाँ पर क्या होगी, कहते हैं ना कि ध्यान जो होता है वो वहीं ज़्यादा जाता है और पॉपुलेशन भी वहीं पर ही ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा पूर्वी मैदान के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र विस्तृत होता है। उत्तर से पूर्व तथा पूर्वी व पूर्व से दक्षिणी जो भाग है वो क्या फैला हुआ है, उसमें पूरा पूर्वी मैदान आते हैं, यानी कि वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैदान कौन कौन से हैं, अब इस चीज पे हम आते हैं। तो देखो, माही नदी जहाँ पर बहती है, यानी कि जैसे 56 का मैदान जो है वो वहां पर है। तो 56 का मैदान जो कि उदयपुर का जो जिला है ना, उधर से होते हुए यानी कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का जो बीच का एरिया है, जिसे क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है, माही नदी प्रवाहित होती है। और उधर ही अगर देखा जाए तो कांडल का मैदान कहते हैं, जो कि वो भी प्रतापगढ़ में स्थित है, और वहां पर भी वर्तमान में भी माही नदी तथा बनारस नदी दोनों ही प्रवाहित होती है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैदान भी हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मैदान भी है और जिनके नाम भी है। अब जो 56 का मैदान है, क्योंकि वहाँ पर 56 ग्राम स्थित है ना, इसलिए 56 का मैदान उसे कहा जाता है। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में क्या होता है, क्वेश्चन हर बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, क्विट होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको टॉपिक डिस्कस किया है, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग। अब हम आते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी व पर्वतीय प्रदेश। इसके तो नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि मध्यवर्ती पहाड़ी यानी कि अरावली पर्वतमाला है ना, श्रृंखला जो है, जो कि सिरोही जो है, जो जिला है वहां पर स्थित है। तो मध्यवर्ती क्षेत्र जो कि कितने भूभाग पे विस्तृत है, इस चीज के बारे में एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो मध्यवर्ती पहाड़ी है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि आबू गुरु शिखर जो है वो कहां पर स्थित है, तो सिरोही यानी कि सिरोही में स्थित है। अब इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि समुद्र तल से जो गुरु शिखर की ऊंचाई है, माउंट आबू में स्थित है ना, माउंट आबू जिसे कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 है ना मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसी के साथ में जो एक सैर का
शहर का क्या है, एक पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो शहर के पर्वत जो वो भी कहाँ पर स्थित है, यानी कि सिरोही में स्थित है, जो कि माउंट आबू यानी कि गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1597। क्या है इसकी ऊंचाई है। अब अगर देखा जाए कि जो ये मध्यवर्ती पहाड़ी यानी कि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र है, वह कौन सा मतलब क्षेत्रों में आते हैं, तो दक्षिण से पश्चिम तथा उत्तर से पूर्व का जो भाग है पूरा, उसमें अरावली पर्वतमाला यानी कि श्रृंखला आती है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि मैंने आपको दो चीजें तो बता दी कि सैर का क्या कहते हैं, इसको सैर का चोटी बोल दीजिए या पर्वत बोल दीजिए, या गुरु शिखर चोटी व पर्वत कहते हैं। गुरु शिखर पर्वत के लिए कहा गया है कर्नल टॉड ने कि इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा अधिक है। सबसे बड़ी जो चोटी या पर्वत किसे कहा जाता है, गुरु शिखर की चोटी को कहा जाता है, या गुरु शिखर पर्वत भी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कि सबसे जो फेमस जो क्या है पहाड़ी है, वो कौन सी है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो पहाड़ी है वो कोटा से लेके झालावाड़ तक जो स्थान है वहां पर स्थित है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, दक्षिण से पूर्व तक ये पहाड़ी जो कि फैली हुई है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी जिसे कहते हैं। और एक पहाड़ी कौन सी है, हर्ष की पहाड़ी, जो कि हर्ष पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो कि सीकर में स्थित है। सीकर में स्थित है, जहां पर जीन माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र। अब मैं आपको ये बताऊंगी जो अरावली पर्वतमाला है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेपी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्टेपी जो लाइन है वो क्या जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र तक जाती है, यानी कि उसको विलीन कर देती है वहां पर जाके, इसलिए इसे अरावली पर्वतमाला को स्टेपी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी के साथ में जो अरावली पर्वतमाला है वो सुरोही तथा पाली में उसका क्या दिखता है, मतलब उसका आकार तथा विस्तृत आकृति सुरोही तथा पाली से अगर दिलों से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। और उसके बाद में जो इसका नुकीला भाग है, ऐसा बताया गया है, इसकी जो क्षेत्रफल और भूभाग है ना अरावली पर्वतमाला का, जहाँ तक ये फैली हुई है, अगर इसका नुकीला भाग देखेंगे तो वो कहाँ से दिखेगा, भीलवाड़ा तथा आमेर की तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमें पूरा नुकीला प्रदेश जो कि अरावली प्रदेश पर्वतमाला का दिखता है। उसी के बाद में बारा, कोटा, बूंदी, इन सभी जिलों से हमें क्या दिखता है, जिलों तथा राज्यों से उसकी जो विस्तृत जो शेष जो शाखा का केंद्र भाग है वो हम अरावली पर्वतमाला का इन राज्यों तथा जिलों से देख सकते हैं। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो बहुत बड़ी है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे पर्वत चोटियां तथा पहाड़ियां पाई जाती है। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर विस्तृत है ये अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया, दक्षिण से पश्चिमी भाग तथा पश्चिम से उत्तर से पूर्वी भाग में पूरे में क्या फैली हुई है, चारों दिशाओं में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ठीक है, तो मैंने को यही बताना था किन किन क्या कौन कौन से जो शिखर है, मतलब सबसे लंबी जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, और सैर पर्वत भी जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, और एक और कौन सी बताई थी मैंने आपको, हर्ष की पहाड़ी। तो आई थिंक आपको याद रहेगा, आप ये सब चीजें क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश की तरफ, क्योंकि मैं हर चीज तो लिख नहीं सकती, आप नोट कर लीजिए हर चीज को। ठीक है, तो ये जो भाग है, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं यानी कि भूभाग की दृष्टि से राजस्थान के कितने जिलों तथा राज्यों में ये भाग फैला हुआ है, तो भूभाग विस्तार में 9.6% भाग क्या होता है, दक्षिण पूर्वी पठार जो क्षेत्र है वो पूरा फैला हुआ है। यानी कि किस क्षेत्र में, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण से पूर्व तक फैला हुआ है।
अब ये दक्षिणी जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर कौन कौन से मुख्य रूप से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये बारा, कोटा, बूंदी, ये जो क्षेत्र है ना जितना भी, और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र है। ठीक है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है तो उपजाऊ भी है। यहाँ पर जैसे कि जो मैसी का पठार है, तो वो जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, मैसी के पठार की 620 उसकी क्या है ऊंचाई है, और वो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना, मैसी का जो पठार है। उसी के प्रकार से उड़िया का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू यानी कि सिरोही में स्थित है, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। उसकी जो ऊंचाई है वो 160 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, वो क्या है, पठार है एक। पर जो ये पठार का जो क्षेत्र जो मैंने आपको बताया है, ये जो क्षेत्र है ना, ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर काली मृदा अधिक पाई जाती है। काली मृदा में किसकी खेती होती है, कपास की खेती होती है। ठीक है, और मुख्य रूप से यहाँ पर चंबल नदी जो कि प्रवाहित होती है इस पठारी क्षेत्र पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो क्षेत्र है वो पूरा पठार से घिरा हुआ है, यानी कि दक्षिण से पूर्वी भाग, बता दिया मैंने इतना। उसके बाद में जो ये क्षेत्र है उपजाऊ है, और यहाँ पर कम से कम 13% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। पठार है, छोटे छोटे पत्थर वगैरह, बालुआ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दक्षिण पूर्वी पठार में कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो फिर भी थोड़ी बहुत होती है। नदी है, पर नदी क्या है, थोड़ा दूर पड़ती है। चंबल नदी थोड़ा प्रवाहित जो उपजाऊ क्षेत्र, खेती जो उपजाऊ क्षेत्र है उससे दूर पड़ती है। वैसे तो काली मृदा ऐसी होती है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी पानी के बिना जीवन व्यापन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये तो चीज़ नॉर्मल आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक कि राजस्थान का जो भौतिक विभाग है, यानी कि कितने क्षेत्र पे मरुस्थलीय भाग पाया जाता है, पूर्वी मैदान भाग कितना भाग मैदान से घिरा हुआ है, कितना भाग अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा हुआ है, और कितना भाग पूर्वी पठार यानी कि पत्थरों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, जिससे हम इस टॉपिक पे और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।